आमतौर पर ना जब हम अलजेब्रा का कोई जटिल सवाल देखते हैं, मतलब इतने सारे एक्स वाई और वो बड़ी बड़ी पावर्स और अजीबोगरीब ब्रैकेट्स, हाँ, वो डरावने वाले। बिल्कुल, तो वो किसी बहुत ही डरावनी मशीन जैसा लगता है। इतने सारे गियर्स और तार होते हैं कि लगता है इसे समझना तो नामुमकिन ही है, खासकर एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में। मैं तो यही सोचती थी। और ये बहुत आम बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस पूरी मशीन को कंट्रोल करने के लिए असल में सिर्फ 3 या 4 छिपे हुए लीवर हैं। अरे वाह, सिर्फ 3-4? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि एक बार आप उन लीवर्स को पहचान लेते हैं ना, तो वो डरावनी मशीन आपके इशारों पर नाचने लगती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे या आरआरबी, असली खेल तेजी का होता है, पसीने बहाने का नहीं। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हम उन्हीं जादुई लीवर्स को खोजने वाले हैं। हमारा मिशन है जो ये अलजेब्रा मास्टर क्लास है ना, उसके सोर्सेस का गहराई से विश्लेषण करना। बिल्कुल, एकदम स्लाइड 1 से शुरू करते हुए। हाँ, जहां हम सुपर फॉर्मूला और ट्रिक्स को समझेंगे। ये एक जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट है सीखने वालों के लिए। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं उस बेसिक से जो शायद स्लाइड 2 में है और सबसे ज्यादा डराता है। हाँ, स्लाइड 2 का वो सवाल। राइट, इमेजिन कीजिए एक बहुत ही डरावना इक्वेशन है, x की पावर 8, और उसमें से घटाया जा रहा है उसी का रेसिप्रोकल, यानी 1/x की पावर 8। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे इसे सॉल्व करने में 15 मिनट लगेंगे। मैं भी वही सोच रही थी। और अगर आप इसे ट्रेडिशनल स्कूल वाले तरीके से करेंगे ना, तो सच में 15 मिनट लगेंगे और शायद 2 पेज भी भर जाएं। लेकिन यहीं पर ट्रिक्स और पैटर्न्स का जादू शुरू होता है। सोर्स इसे बहुत ही लॉजिकल तरीके से 4 छोटे स्टेप्स में तोड़ता है। अच्छा, तो वो मीनिंग, रीजन, वर्किंग और एग्जाम्पल वाला तरीका। बिल्कुल। मान लीजिए एग्जाम में हमें दिया है x - 1/x = 2। अब इस बेस वैल्यू से हमें x की पावर 8 तक का सफर तय करना है। रुकिए एक सेकंड, सीधा पावर 1 से पावर 8, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। अरे नहीं नहीं, हम एक साथ छलांग नहीं लगाएंगे, हम सीढ़ियां चढ़ेंगे। सबसे पहले ना हमें प्लस वाली वैल्यू चाहिए। मतलब माइनस से प्लस। हाँ, अगर माइनस वाली वैल्यू 2 है तो x + 1/x निकालने के लिए हम एक रूट फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो है अंडर रूट के अंदर वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4। ओके। तो यहाँ वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और उसमें 4 जोड़ा तो बन गया 8, यानी अंडर रूट 8, जिसे हम 2√2 लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये पहला स्टेप हुआ, हम्म। माइनस से प्लस में आ गए। लेकिन मैं सोच रही थी ये अंडर रूट और +4 आया कहाँ से? क्या ये कोई रटने वाली चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पक्का लॉजिक है। जब आप x - 1/x का होल स्क्वायर करते हैं ना, और उसमें 4 गुना x गुना 1/x जोड़ते हैं, जो कि असल में सिर्फ 4 ही होता है ना कटने के बाद। एग्जैक्टली, तो वो गणितीय रूप से x + 1/x के होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और फिर बस वो स्क्वायर हटाने के लिए ही हम अंडर रूट लगाते हैं। गॉट इट। अब हमारे पास x + 1/x = 2√2 आ गया। आगे क्या? अब आती है स्क्वायर ट्रिक, जो है k² - 2। के यहाँ पर दी गई वैल्यू है, राइट? हाँ, जब भी आपको x + 1/x से स्क्वायर यानी x² + 1/x² पर जाना हो ना, तो दी गई वैल्यू का स्क्वायर कीजिए और 2 घटा दीजिए। तो यहाँ 2√2 का स्क्वायर हुआ 8 और उसमें से 2 घटाने पर हमें मिला 6 है। बिल्कुल सही। और अगर मुझे पावर 4 चाहिए तो मैं इसी ट्रिक को दोबारा रिपीट करूंगी, राइट? एकदम सही पकड़ रही हैं आप। इस बार हमारा नया k बन गया है 6। तो पावर 4 निकालने के लिए 6 का स्क्वायर कीजिए, जो होता है 36, और 2 घटा दीजिए, जवाब आया 34। ये तो बिल्कुल एक रूसी गुड़िया या जो मैट्रियोश्का डॉल होती है ना, उसकी तरह है, जहाँ एक बड़े फॉर्मूले के अंदर छोटे छोटे फॉर्मूले छुपे होते हैं। आप बस एक एक करके उन्हें खोलते जाते हैं। बहुत सटीक एनालॉजी है ये। अब हम इसके अंतिम संयोजन पर आते हैं। उस डरावने x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 को असल में हम a² - b² के फॉर्मूले से तोड़ सकते हैं। अच्छा, तो वो टूट कर 4 छोटे ब्रैकेट्स में बदल जाएगा? हाँ, वो होंगे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 गुणा x² + 1/x² गुणा x + 1/x और अंत में x - 1/x। ओह माय गॉड! और हमने इन चारों की वैल्यूज तो पहले ही निकाल ली हैं, 34, 6, 2√2 और 2। एग्जैक्टली। अब बस इन चारों को आपस में गुणा करना है। 34 गुणा 6 गुणा 2√2 गुणा 2, और बिना किसी लंबे कैलकुलेशन के सीधा जवाब आता है 816√2।
माइंड ब्लोइंग। जो सवाल नामुमकिन लग रहा था वो सिर्फ कुछ सेकंड्स का गुणा भाग बन गया। यही तो ट्रिक्स का कमाल है। तो ये तो हो गए बेसिक्स, लेकिन सोर्स की स्लाइड 3, 4 और 5 में ना जादुई मान या मैजिक वैल्यूज का भी जिक्र है। एक बहुत ही कड़ा नियम है कि अगर x+1/x बराबर 2 है तो x हमेशा 1 ही होगा। हाँ, और अगर ये -2 है तो x हमेशा -1 होगा। बस यही दो वैल्यूज। बिल्कुल। आप दुनिया की कोई भी और संख्या ले आइए, वो इस शर्त को पूरा नहीं कर सकती। ये गणित की वो परफेक्ट वैल्यूज हैं जो इस समीकरण को संतुलित करती हैं। लेकिन चीजें तब और गहरी हो जाती हैं जब हम एक और शर्त देखते हैं स्लाइड 4 पर। अगर x+1/x बराबर 1 हो तो सोर्स कहता है कि x का क्यूब बराबर -1 होगा। हाँ, ये थोड़ा अटपटा लगता है शुरू में। बिल्कुल लगता है। मतलब पावर 1 से सीधे क्यूब, और वो भी नेगेटिव। ये सीधा सीधा तो समझ नहीं आता। इसके पीछे का जो प्रूफ है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये हवा से नहीं आया है। तो इसका वर्किंग कैसे है? अगर हम समीकरण x+1/x बराबर 1 को हल करें तो एलसीएम लेने के बाद वो x² - x+1 बराबर 0 बन जाता है। अच्छा। अब अलजेब्रा में a³ + b³ का एक बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला है। हाँ। अगर हम इस पूरे समीकरण को दोनों तरफ x+1 से गुणा कर देना तो बाईं ओर का हिस्सा x+1 × x² - x+1 बन जाता है, ओ, समझ गए। जो कि असल में x³ + 1 के क्यूब का ही विस्तार है। एकदम सही। और क्योंकि दाईं ओर 0 है तो x³ + 1 बराबर 0 हो जाता है। जिसका सीधा सा मतलब है x³ बराबर -1। कमाल है। और यहीं से एक मेगा ट्रिक जन्म लेती है। अच्छा। अगर x³ बराबर -1 है हम्म। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा 1 होती है, हाँ, x की पावर 0 1 होता है। तो x³ + x की पावर 0 का मान क्या होगा? -1 + 1 बराबर 0। मतलब जब भी घात या पावर का अंतर 3 हो तो उन दो पदों का योग हमेशा 0 होगा। ये तो एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करने का बहुत बड़ा हथियार है। बिल्कुल है, लेकिन स्लाइड 5 पर यहाँ एक बड़ा डेंजर यानी खतरे का निशान भी है, जहाँ अक्सर एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। यहाँ एक साइन फ्लिप या चिन्ह पलटने की बात होती है। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। अगर कंडीशन +1 है, मतलब x+1/x बराबर +1, तो x³ का मान -1 होता है। और अगर कंडीशन -1 है तो x³ का मान +1 होता है। हाँ, यही साइन फ्लिप है। लेकिन ये साइन पलट क्यों जाता है? मतलब जो दिख रहा है उसका उल्टा क्यों हो रहा है? ये उलझन न पूरी तरह से फॉर्मूले के स्ट्रक्चर की वजह से है। जब कंडीशन +1 होती है तो वो a³ + b³ वाले फॉर्मूले से जुड़ती है, अच्छा। जहां ब्रैकेट के अंदर x² - x+1 होता है। इसके अंत में जो +1 है ना, वो बराबर के उधर जाके -1 बनता है। राइट, समझ गए। लेकिन जब कंडीशन -1 होती है तो वो a³ - b³ वाले फॉर्मूले का हिस्सा बन जाती है। हाँ, तब समीकरण में x³ -1 बराबर 0 आता है और वो -1 उधर जाकर +1 बन जाता तो है। बेसिकली इसे सीधा सीधा याद रखने की कोशिश में प्लस को प्लस और माइनस को माइनस समझने की गलती नहीं करनी है। जो कंडीशन है, क्यूब का साइन हमेशा उसका उल्टा होगा। बिल्कुल सटीक। एक बार याद हो गया तो गलती नहीं होगी। ठीक है, ये छोटी पावर्स तो समझ आ गई, लेकिन एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए अगर बहुत बड़ी पावर दे दे तब क्या करेंगे? यहीं पर स्लाइड 6 और 7 का हमारा अगला कॉन्सेप्ट काम आता है, सब्स्टिट्यूशन और बड़ी घातें। हाँ, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजिन कीजिए, एक सवाल है, यदि m+1/m-3 बराबर 5 है तो m-3 की पावर 20 + 1/m-3 की पावर 20 क्या होगा? देखने में ये पावर 20 डरावनी लग रही है और ये m-3 भी बहुत अटपटा लग रहा है। सच में। लेकिन गणित में समरूपता यानी सिमेट्री बहुत अहम है। हमें दोनों तरफ का स्ट्रक्चर एक जैसा बनाना है। अगर हम समीकरण के दोनों तरफ से 3 घटा दें तो बायां हिस्सा बनता है m-3 + 1/m-3। और दाया हिस्सा 5 में से 3 जाकर 2 बन जाएगा। बिल्कुल। ओह, अब अगर मैं इस m-3 को कोई नया नाम दे दूं, मान लीजिए a, तो ये a + 1/a बराबर 2 हो गया। और जैसा कि हमने कुछ मिनट पहले मैजिक वैल्यूज में समझा था, अगर कोई भी वैल्यू प्लस उसका रेसिप्रोकल 2 है तो वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकती है। तो यहाँ a यानी m-3 की वैल्यू पक्की 1 हो गई। हाँ, और अब सवाल पूछा है m-3 की पावर 20, मतलब 1 की पावर 20। 1 की पावर चाहे 20 हो या 2000, वो तो 1 ही रहता है। बिल्कुल। तो 1 + 1 बराबर 2, सवाल खत्म। ये तो सच में मैजिक है। यही सब्स्टिट्यूशन की असली ताकत है।
इसी तरह स्लाइड 7 हमें सिखाता है कि बड़ी पावर्स के साथ एक्स क्यूब बराबर -1 का उपयोग कैसे करें। इसे ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो पार्ट 1, 2, 3 वाले। हाँ, पहला हिस्सा है परफेक्ट मल्टीपल। मान लीजिए एग्जाम में x की पावर 48 पूछ लिया, तो हम इसे x क्यूब की पावर 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 तिये 48 होता है। राइट। अब x क्यूब की जगह -1 रख दें तो -1 की पावर 16 हो जाएगी। चूंकि 16 एक सम यानी इवन संख्या है तो माइनस गायब हो जाएगा और उत्तर +1 आएगा। बहुत आसान। और दूसरा हिस्सा है ऑड पावर यानी विषम घात। जैसे मान लीजिए x की पावर 49 दे दिया। इसके लिए हम इसे थोड़ा तोड़ते हैं। x की पावर 49 को हम x की पावर 48 गुणा x लिख सकते हैं। हाँ। और अभी हमने देखा कि x की पावर 48 तो 1 हो गया, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो बचा सिर्फ x। और अगर पावर 50 हो, मतलब पार्ट 3 वाला रोल, जहां पावर 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, तो इसे x की पावर 48 गुणा x स्क्वायर में तोड़ेंगे। x की पावर 48 फिर से 1 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर बचता है। और यहाँ हम अपनी पुरानी k स्क्वायर -2 वाली ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये तीनों पार्ट्स असल में ये सिखाते हैं कि पावर कितनी भी बड़ी हो, उसे हमेशा 3 के मल्टीपल के आसपास तोड़ना है। बिल्कुल, यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। Here's where it gets really interesting. अब हम बात करने वाले हैं मास्टर आइडेंटिटी और एक 7 स्टेप मैराथन की, जो स्लाइड 8 से 11 में है। ये मास्टर आइडेंटिटी बहुत ही पावरफुल टूल है। मैं भी वही सोच रही थी कि ये पैदा कहाँ से होती है। ये पैदा होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के होल स्क्वायर से, अच्छा। जो कि होता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब अगर हम दोनों तरफ से एक x स्क्वायर y स्क्वायर घटा देना तो हमें एक शानदार आइडेंटिटी मिलती है, जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy गुणा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। बिल्कुल। और ये बराबर होता है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर के। और इसे आसान बनाने के लिए स्लाइड 8 पर ही एक AB शॉर्टकट भी है, जहां हम पहले ब्रैकेट को कैपिटल A और दूसरे को कैपिटल B मान लेते हैं। हाँ, तो सम ऑफ स्क्वायर्स यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सीधे a प्लस b बाई 2 हो जाता है और xy की वैल्यू a माइनस b बाई 2 हो जाती है। ये शॉर्टकट तो कैलकुलेशन की स्पीड को सुपरचार्ज कर देता है। एकदम। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। स्लाइड 9 में एक 7 स्टेप लंबा सवाल है। यदि x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 बराबर 189 है और एक ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर 21 है, तो इसे कैसे सुलझाएंगे? रुकिए, थोड़ा धीरे चलते हैं। सबसे पहले a और b कैसे निकालेंगे? मास्टर आइडेंटिटी कहती है कि दोनों ब्रैकेट्स का गुणा उस बड़े नंबर के बराबर होता है। तो अगर बड़ा नंबर 189 है और एक ब्रैकेट जिसे हम a मान रहे हैं वो 21 है, राइट। तो दूसरा ब्रैकेट यानी b निकालने के लिए 189 को 21 से भाग देंगे। 189 बटे 21 बराबर 9। तो a हो गया 21 और b हो गया 9। अब इस पर a b नियम लगाते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा 21 प्लस 9 बटे 2 यानी 30 बटे 2, जो आया 15। बिल्कुल। और xy होगा 21 माइनस 9 बटे 2 यानी 12 बटे 2, जो आया 6। यहाँ तक तो बहुत आसान था। अब आगे का स्टेप देखिए स्लाइड 10 पर। अगर सवाल में फ्रैक्शन x बटे y प्लस y बटे x पूछा है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। हाँ, और एलसीएम लेने पर वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे xy बन जाता है। हमने अभी दोनों वैल्यूज निकाली हैं, 15 और 6, तो ये हो गया 15 बटे 6। इसे 3 से काटेंगे तो 5 बटे 2 बचेगा। और इसके बाद अगर इसका स्क्वायर पूछा हो तो फिर से वो k स्क्वायर माइनस 2 वाला रूल लगेगा। 5 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 2 करने पर 25 बटे 4 माइनस 2, जो कि सॉल्व करके 17 बटे 4 आता है। और इसके अंतिम स्टेप्स में जो स्लाइड 11 पर हैं, x प्लस y का होल स्क्वायर निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो कि 15 है, उसमें 2xy जो 12 है जोड़ते हैं, जिससे 27 मिलता है। तो x प्लस y आ गया 3√3। हाँ, और इसी तरह x माइनस y निकालकर हम किसी भी जटिल अनुपात या रेशियो का उत्तर निकाल सकते हैं। ये सच में एक मैराथन थी, लेकिन हर कदम पिछले कदम पर इतनी मजबूती से टिका था कि लॉजिक कहीं नहीं टूटा। बिल्कुल, एक फ्लो में चलता है सब।
अब इसी से जुड़े फॉर्मूला 4 से 8 तक भी हैं जो स्लाइड 12 और 13 में दिए गए हैं। वो असल में इसी मास्टर आइडेंटिटी के विस्तार ही हैं। जैसे मान लीजिए घात 6 का अनुपात है। जब हम x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 को x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से भाग देते हैं ना, तो वो मास्टर आइडेंटिटी के एक हिस्से से कटकर सिर्फ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बचता है। मतलब पैटर्न वही रहता है, बस सवाल का चेहरा बदल जाता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं स्लाइड 14 के उस कॉन्सेप्ट पर जिसने मुझे सच में चौंका दिया। मतलब बचपन से हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि √49 का मतलब +7 या -7 होता है। हाँ, सब यही सोचते हैं। लेकिन सोर्स साफ साफ कह रहा है कि ये गलत है। √49 सिर्फ +7 होता है, नॉट +-7। ऐसा क्यों? क्या हमारे स्कूल की टीचर्स गलत थे? इज्जत गलत नहीं थे, लेकिन अक्सर ना समीकरण हल करने और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के बीच का जो फर्क है वो स्पष्ट नहीं किया जाता। ये गणित की एक बहुत ही अहम बारीकी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आप एक समीकरण हल कर रहे हो, जैसे x स्क्वायर बराबर 49, तब आप x की वो सारी वैल्यूज ढूंढ रहे हैं जिनका स्क्वायर 49 हो। राइट। तब x की वैल्यू +7 और -7 दोनों होती है। समझे। लेकिन जब हम सिर्फ अंडर रूट का निशान लगाते हैं तो उसे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहा जाता है। परिभाषा के अनुसार एक फंक्शन के तौर पर इस निशान से हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आती है। यानी √x² हमेशा +x ही होगा, या तकनीकी भाषा में कहें तो x का मॉड्यूलस होगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका अलजेब्रा के सवालों पर एग्जाम में क्या असर पड़ता है? इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। मान लीजिए आपके पास अंडर रूट के अंदर a² + b² - 2ab है, जो कि असल में a - b का होल स्क्वायर है। बिल्कुल। अब जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर पॉजिटिव हो। राइट। तो अगर a बड़ा है b से तो बाहर a - b आएगा, लेकिन अगर b बड़ा है a से तो बाहर b - a आएगा, ताकि फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव रहे। ओह, अगर कोई आंख बंद करके प्लस माइनस लगा दे तो एग्जाम में पक्का नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल, यही एग्जामिनर ने की ट्रिक होती है। ये कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से बहुत से सीखने वालों के पुराने डाउट्स क्लियर कर देगा। अब एक और शानदार टेक्निक की ओर बढ़ते हैं जो स्लाइड 15 से 17 पर है, डिग्री का सिद्धांत और सिमेट्री। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो ये डिग्री असल में होती क्या है? डिग्री का मतलब होता है किसी भी व्यंजक या एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की सबसे बड़ी घात। जैसे 8x + 7 में x की घात 1 है तो डिग्री 1 हुई। ओके। इसके 2 गोल्डन रूल हैं। जब हम वेरिएबल्स को गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, और जब भाग करते हैं तो घातें गिरती हैं। और स्लाइड 16 के अनुसार इसका इस्तेमाल सिमेट्रिक फंक्शन में होता है, जिसका नियम कहता है कि बराबर के दोनों तरफ हर पद की डिग्री समान होनी चाहिए। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए a³ + b³ को a + b से भाग दिया जा रहा है। तो ऊपर की डिग्री 3 है और नीचे की 1 है। हाँ, अब भाग का नियम लगाएं तो 3 - 1 = 2, यानी इस पूरे फंक्शन की जो परिणामी डिग्री होगी ना वो 2 होगी। अगर आप इसके विस्तार को देखें, जो कि a² - ab + b² होता है, तो वहां भी हर पद की डिग्री 2 ही है। दोनों तरफ संतुलन बना रहता है। मुझे ये डिग्री एनालिसिस का जादू सबसे बेहतरीन लगा। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी का सिर्फ पहनावा देखकर बता दें कि वो किस पेशे से है। आपको उसकी पूरी जीवनी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मतलब स्लाइड 17 दिखाती है कि बिना पूरा सवाल हल किए आप सिर्फ डिग्री देखकर सही उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं। एग्जाम में ये टाइम बचाने का अल्टीमेट हैक है। अगर सवाल की टॉप डिग्री 5 है और बॉटम की 3 है तो परिणामी डिग्री 2 होगी। और फिर हमें बस ऑप्शंस में देखना है कि किस ऑप्शन की डिग्री 2 है। बिल्कुल, जैसे a b + bc + ca, इसकी डिग्री 2 है, और अगर परिणामी डिग्री 1 है तो उत्तर a + b + c जैसा कुछ होगा। आपको वो लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अमेजिंग। और अब हम इस डीप डाइव के सबसे पावरफुल सेक्शन में आ गए हैं जो स्लाइड 18 से 20 पर है, शॉर्टकट और वैल्यू पुटिंग की कला। हाँ, जहां असली जादू होता है। सोच तेजी से 3 बेहतरीन शॉर्टकट बताता है। रेशियो रूल, स्क्वायर रूट ट्रिक जहां आंसर हमेशा 4 आता है, और 2z मैजिक जहां x + y = 2z होने पर 0 और 2 वाले परिणाम आते हैं। लेकिन द आर्ट ऑफ असम्पशन यानी मानने की कला वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यहाँ स्लाइड 19 पर एक सवाल है, यदि x + y + z = 16 है तो 3x + 3y + 3z
क्या होगा? ये अलजेब्रा का सबसे खूबसूरत शॉर्टकट है। इसे समझने के लिए एक सीधा नियम है, वेरिएबल्स काउंट माइनस इक्वेशंस काउंट। मतलब वेरिएबल्स की गिनती में से समीकरणों की गिनती घटाना? हाँ, अब इस सवाल में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और z, और शर्त या समीकरण सिर्फ एक है कि तीनों का योग 16 है, तो 3 माइनस 1 हुआ 2। रुकिए, इस 2 का मैं क्या करूंगी? क्या मैं अपनी मर्जी से किसी भी चीज को शून्य मान सकती हूँ? क्या इससे पूरा मैथ का सिस्टम क्रैश नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल क्रैश नहीं होगा। ये जो 2 आया है ना, ये असल में आपकी आजादी या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स को कोई भी मान देने की, यहां तक कि उन्हें 0 करने की भी पूरी आजादी है। बस एक ही शर्त है कि मुख्य समीकरण झूठा साबित ना हो। मतलब मैं y और z दोनों को शून्य मान सकती हूँ। बिल्कुल, अगर आप y और z को 0 मानती हैं तो शर्त के अनुसार x सीधा 16 हो जाएगा। क्योंकि 16 + 0 + 0 16 ही होता है। एकदम सही। अब सवाल में 3x + 3y + 3z पूछा है। y और z तो शून्य हो गए, तो वो हिस्से खत्म हो गए। ओह, बचा सिर्फ 3x। x की जगह 16 रख दूं तो 3 × 16 = 48। सेकंडों में जवाब। हाँ, और ये इसलिए काम करता है क्योंकि सवाल व्यक्तिगत मानों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके आपस के रिश्ते और योग पर निर्भर करता है। वाओ! सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम अपने अंतिम स्लाइड 21 पर आ गए हैं, जो कि निष्कर्ष है। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे पैटर्न सीखने वालों के दिमाग में सेट हो जाएं। बिल्कुल, बहुत जल्दी से मेन पॉइंट्स दोहराता हूँ। हाँ, पहला, अगर x + 1/x = 1 है तो x³ = -1 होगा। और अगर कंडीशन -1 है तो साइन फ्लिप होकर x³ = +1 होगा। सही। दूसरा, सिमेट्रिक फंक्शन में हमेशा दोनों तरफ की डिग्री मैच करनी चाहिए। गुणा में डिग्री जुड़ती है और भाग में घटती है। और तीसरा, वो जो रूट वैल्यू का अहम नियम था कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी मॉड्यूलस ऑफ x। बिल्कुल, ये 3 सबसे जरूरी टेकअवे हैं। परफेक्ट। स्लाइड 21 में प्रैक्टिस के लिए 3 MCQs भी दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 है, यदि x + 1/x = -2 है तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 खोजें। इसमें वो मैजिक वैल्यू वाला नियम लगेगा। हाँ। क्वेश्चन 2 है एक बड़े व्यंजक की डिग्री खोजना, और क्वेश्चन 3 वैल्यू पुटिंग का एक सीधा सवाल है। जो लोग इस डीप डाइव के कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं वो खुद इन्हें हल करके अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सीखने वालों के लिए तो कॉन्सेप्चुअल सवाल छोड़ना चाहूंगा जिन पर आपको खुद विचार करना चाहिए। जरूर। पहला सवाल, जब हम वैल्यू पुटिंग में किसी वेरिएबल को शून्य मानते हैं तो क्या ये गणित के बुनियादी नियमों को झुठलाता है या ये सिर्फ समीकरणों की समरूपता का एक फायदा उठाना है? बहुत गहरा सवाल है। और दूसरा सवाल, डिग्री एनालिसिस ट्रिक्स केवल तभी क्यों काम करती हैं जब समीकरण सममित यानी सिमेट्रिक होते हैं? सच में बहुत ही सोचने वाले सवाल हैं। इस क्यों और कैसे पर सोचने से आपके कॉन्सेप्ट्स रटने से कहीं आगे जाकर मजबूत होंगे। बिल्कुल। और अंत में बस यही कहूंगी, अलजेब्रा सिर्फ संख्याओं और अक्षरों का कोई डरावना जाल या कोई जटिल मशीन नहीं है। ये